अनअकैडमी के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। चैनल राजस्थान 360 पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्रैक आरपीएससी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म सब्सक्रिप्शन के लिए सब्सक्रिप्शन प्राप्त करें। प्रिपेयर फॉर ऑल राजस्थान स्टेट एग्जाम्स विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। मेरा नाम दामोदर प्रसाद शर्मा है। मैं एमए हिस्ट्री से नेट हूँ, बीएड हूँ। टीचिंग एक्सपीरियंस 15 ईयर्स का है और 2018 में मैंने टीचर एग्ज़ाम क्लियर किया है। तो आपको क्या मिलेगा अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे? तो डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी। आप अपने एजुकेटर के साथ कभी भी चैट कर सकते हो, उनके साथ डिस्कस कर सकते हो और अपने जो डाउट्स हैं ना वो भी पूछ सकते हो। आंसर पोल में भी भाग ले सकते हो। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज कैसे हैं कि आपको सारे जो कोर्सेज हैं ना वो एक ही लाइन में मिलेंगे आपके एग्ज़ाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो आपको अच्छी तैयारी में मदद करेंगे। इसमें मिलेंगे आपको लाइव टेस्ट एंड क्विजेज। अपनी जो तैयारी है उसे आप अच्छी तरह से जांच सकते हो मॉक टेस्ट में और क्विजेज में भाग लेके, और अपनी वो परफॉर्मेंस है उसको भी एनालिसिस कर सकते हो। इस पे मिलेंगे आपको अनलिमिटेड एक्सेस। एक बार सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आप है ना कभी भी जो लाइव और रिकॉर्डेड जो कोर्सेज है वो देख सकते हो कंफर्टेबली अपने डिवाइस पर। अपनी पसंद के सभी शिक्षकों के साथ आप मोबाइल या लैपटॉप में किसी भी समय किसी भी जगह से अध्ययन कर सकते हैं। यदि आप किसी भी लाइव वीडियो को फिर से देखना चाहते हैं तो आप कभी भी रिकॉर्ड रूप में वीडियो देख सकते हैं। सभी कक्षाओं के बाद क्लास नोट्स दिए जाते हैं। प्रत्येक चौथी क्लास एक डाउट क्लियरिंग सत्र है जिसमें चल रहे विषयों से संबंधित आपके सभी डाउट्स को दूर किया जाएगा। तो अभी अनअकैडमी के द्वारा फ्री प्लान है जिसमें क्या होगा कि आप 15+ जो टॉप एजुकेटर्स हैं ना उनकी स्टडी के लिए चुन सकते हैं। तो इसमें आपको मिलेगा 500+ फ्री लाइव क्लासेस एवरी वीक विद लाइव डाउट क्लियरिंग। वीकली फ्री मॉक टेस्ट मिलेंगे, फ्री लाइव क्विजेज विद 20,000+ क्वेश्चंस। डेली T20 फ्री लाइव क्विज, यानी 20 मिनट में 20 क्वेश्चन करने हैं। तो एशिया फ्री रिवीजन कैंप चल रहा है जिसमें सारे सब्जेक्ट्स हैं उनकी टाइमिंग आपको दी गई है, स्क्रीन पर दिख रही है। मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान हिस्ट्री, इंडियन जियोग्राफी, इंडियन एंड राजस्थान इकोनॉमी, साइंस, राजस्थान जियोग्राफी, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, इंग्लिश, करंट अफेयर्स। ठीक है ना? तो अभी आप एशिया रिवीजन का ये परम स्तर है। फ्री डिवीजन कैंप को अभी ज्वाइन कीजिए। अल्टीमेट 25 डेज फ्री डिवीजन कैंप को, इसमें आपको मिलेगी डेली गाइडेंस फ्रॉम टॉप एजुकेटर्स, रिवीजन विद थ्योरी एंड लाइव एमसीक्यू प्रैक्टिस, लाइव डाउट क्लियरिंग, और उसके बाद लैंग्वेज हिंदी और ऑल सब्जेक्ट्स कवर्ड। तो डाउनलोड कीजिए अभी अनअकैडमी ऐप और मेरा जो कोड है वो DPS10 यूज कीजिए फ्री प्लान को अनलॉक करने के लिए। यानी फ्री प्लान अनलॉक करना है तो मेरा कोड यूज करना है DPS10। तो आपको बस प्ले स्टोर में जाना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और उसके बाद में आपको साइन अप करना है। लेकिन फ्री क्लास से ज़्यादा जो बेनिफिट है वो प्लस क्लास में मिलेगा। दरअसल आपको फ्री क्लास में लिमिटेड सिलेबस कवर्ड होगा जबकि प्लस क्लास में कंप्लीट सिलेबस कवर्ड होगा। फ्री क्लास में ओकेजनल प्रैक्टिस टेस्ट होंगे जबकि प्लस क्लास में अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट होंगे। जो फ्री क्लास है उसमें ओकेजनल PDF या नोट्स होंगे जबकि जो प्लस क्लास है उसमें अनलिमिटेड PDF नोट्स होंगे। फ्री क्लास में लिमिटेड डाउट सॉल्यूशन होगा जबकि प्लस क्लास में जो सारे जो डाउट है ना वो टॉप एजुकेटर के द्वारा सोल्व कराए जाएंगे। तो इसके लिए प्लान्स दिए हुए 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, लेकिन आपके लिए सबसे अच्छा है 12 मंथ्स का प्लान। इसमें आपको 7,000 रुपीज़ देने पड़ेंगे। लेकिन यदि आप मेरा कोड यूज़ करते हो DPS10 तो आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट। ठीक है ना? यानी जो 7,000 का कोर्स पड़ रहा था वो आपको पड़ेगा 6,300, यानी 6300 रुपये देने होंगे। ठीक है? यदि आप 24 मंथ्स का प्लान लेते हो तो उसके लिए आपको 8,400 देने पड़ते हैं। लेकिन यदि आप मेरा कोड यूज करोगे, रेफरल कोड DPS10, तो आपको 10% डिस्काउंट के साथ ये कोर्स पड़ेगा 7,560 रुपीज़ में। तो अभी चल रहा है RPSC-RS फाउंडेशन बैच कोर्स 2022। तो ये ड्यूरेशन इसका 12 महीने है। ये 15 फरवरी से चलेगा और अगले साल 5 फरवरी तक चलता रहेगा। इसमें कंप्लीट प्री प्लस मेंस डाउट सोल्विंग सेशन होंगे और साप्ताहिक क्विज होंगे प्रैक्टिस के लिए। SI बैच के लिए भी कोर्स है 2021 का, ये 5 महीने का है और ये
15 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है और ये चलेगा 30 जून तक। इसमें भी आपको कंप्लीट गाइडेंस मिलेगी, डाउट सॉल्विंग सेशन होंगे, साप्ताहिक क्विज फॉर प्रैक्टिस होंगे। रीट क्लियर करने का एक रामबाण कोर्स है, ये स्टार्ट हो रहा है 15 फरवरी 2021 से और ये चलता रहेगा 22 अप्रैल तक। ठीक है, तो इसमें ये जो कोर्स है, क्रैश कोर्स है, ये रीट लेवल सेकंड के लिए है। दरअसल 15 फरवरी से स्टार्ट होकर के 22 अप्रैल तक चलेगा। ठीक है, और ये जो कोर्स है इसको लेकर के, जैसे कि आपके रीट लेवल सेकंड का भी कोर्स है, सोशल स्टडी का है, साइंस का है, मैथ सबका है। ठीक है ना, तो इसके लिए 3 मंथ्स जो क्रैश कोर्स लेने पर आप टॉप एजुकेटर से कंप्लीट गाइडेंस प्राप्त करेंगे, रिवीजन एंड पीडीएफ नोट्स ले सकेंगे, लाइव डाउट क्लियरिंग क्लासेस होंगी, लैंग्वेज हिंदी होगी, साप्ताहिक क्विज होंगे प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, एक बात का ध्यान रखें, 1 मार्च से आरपीएससी कैटेगरी सब्सक्रिप्शन पर कोड जो डिस्काउंट है वो 10% से बदलकर 5% होने जा रहा है, इसलिए अभी आपको 10% डिस्काउंट लेना है तो कोड जी गेट RPSC 10 का प्रयोग करें, जल्दी करें। तो मित्रों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है गुप्तवंश, यानी गुप्तवंश के इसमें आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाएंगे और साथ में जो क्वेश्चन है उनमें आपको साथ में उनकी डिटेल्स भी बताएंगे, जिससे आपको पूरा टॉपिक है उसे तैयार करने में अच्छी मदद मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहला है क्वेश्चन, गुप्त काल में पैठन की प्रसिद्धि का कारण क्या था? यानी जो पैठन है उसकी प्रसिद्धि क्या कैसे थी? तो इसमें ऑप्शन दिए हैं, पहला है कि एक तीर्थ स्थान था, दूसरा दिया है कोई व्यापारिक मंडी थी, तीसरा दिया है कोई राजधानी थी और चौथा ऑप्शन है नाव निर्माण केंद्र था। आपको याद रखना है कि जो पैठन है वो एक थी व्यापारिक मंडी, यानी पैठन क्या थी? एक व्यापारिक मंडी थी जहां पे काफी ज्यादा व्यापार होता था गुप्त काल में, यानी एक प्रकार से कहा जाए तो बड़ी मंडी स्थित थी कहाँ पे? पैठन में। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन आएगा वो कौन सा आएगा? बी, कि जो गुप्त काल में जो पैठन है वो किस लिए प्रसिद्ध थी? व्यापारिक मंडी के कारण प्रसिद्ध थी, इसलिए ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त युग में दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुएं उपलब्ध थी, कौड़ियों में, ताम्र मुद्रा में, रजत सिक्के में और स्वर्ण मुद्रा में। याद रखना है कि जो गुप्त काल था उसमें दैनिक जीवन की जो वस्तुएं होती थी ये काफी ज्यादा सस्ती थी, यानी दैनिक आवश्यकताओं की कहने का मतलब जो अपने आमतौर पर काम आती रहती है, ये वस्तुएं काफी सस्ती थी और ये जो वस्तुएं हैं ये खरीदने के लिए किसी सोने चांदी या तांबे के सिक्के की जरूरत नहीं पड़ती थी, इसका कौड़ियों में ही खरीदा जा सकता था, यानी ये वस्तुएं किस में उपलब्ध थी? कौड़ियों में भी उपलब्ध थी। यानी जो दूसरा क्वेश्चन है उसका जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा? ए, कि गुप्त युग में दैनिक आवश्यकताओं की जो वस्तुएं उपलब्ध थी वो किस में थी? कौड़ियों में उपलब्ध थी, इसलिए ऑप्शन कौन सा आएगा आपके? ए ऑप्शन आएगा दूसरे क्वेश्चन का। गुप्त युग में जिसके निर्माण में भारत यूरोप से आगे था, किले, महल, बांध, विशाल जलयान। दरअसल संकेत मिलता है कि जो गुप्त काल है उसमें समुद्री व्यापार होता था और समुद्री व्यापार के लिए बहुत ही कह सकते हैं कि विकसित जलयान बनाए गए थे, यानी एक प्रकार से बड़ी टेक्निक थी किसके पास? गुप्तों के पास। तो ये जो विशाल जलयान है ना, ऐसे जलयान पूरे यूरोप में ही नहीं थे, मतलब यूरोप है ना वहां पर ये जलयान बाद में आए थे, जबकि गुप्त काल में भारत में पहले ही आ गए थे। तो इसीलिए जो तीसरा जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा? विशाल जलयान, यानी डी ऑप्शन होगा। कौन सा होगा? डी ऑप्शन। वह प्रसिद्ध बंदरगाह है जहां से गुप्त युग में जहाज दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों को रवाना होते थे, कावेरीपत्तनम, खंबात, ताम्रलिप्ति, भड़ोच। आपको पता है कि दक्षिण और पूर्व जो एशियाई देश हैं वहां पर जाया जाता था, कहां से? खंबात से। तो इसलिए इसका आंसर आएगा बी, कौन सा? खंबात। गुप्त साम्राज्य के काल में सुदूर पश्चिम में कौन सी मंडी थी?
अभी पहला क्वेश्चन भी तो आया था ना यही। तो देखिए, गुप्त साम्राज्य के काल में सुदूर पश्चिमी व्यवस्थापक मंडी कौन सी थी? पहला ऑप्शन है विदिशा, दूसरा है पुरुषपुर, तीसरा है अहिछत्तर और चौथा है पैठन। ठीक है, तो याद रखना है कि गुप्त साम्राज्य के काल में जो सबसे प्रसिद्ध मंडी थी वो कौन सी थी? पैठन। मैंने अभी बताया कि एक प्रकार से एक बड़ी व्यापारिक मंडी होती थी, यानी एक बहुत ही बड़ी व्यापारिक मंडी के रूप में प्रसिद्ध थी। कौन सी? पैठन थी। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा आएगा? पैठन आएगा। ठीक है। अगला है कि गुप्त साम्राज्य में धन के लेन देन के व्यवस्थापक थे, यानी लेन देन किसके लिए होता था? श्रेणी के द्वारा होता था। व्यापारी थे ना, उन्हें क्या कहा जाता था? श्रेणी। प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्यभट्ट कहाँ का निवासी था? सांगल प्रदेश, कुसुमपुर पटना, कोडक्का या उच्चका? तो आपको पता है कि गुप्त काल में महान गणितज्ञ हुआ था, और महान गणितज्ञ का नाम क्या था? आर्यभट्ट। जो आर्यभट्ट है ये निवासी था कुसुमपुर का। आर्यभट्ट कहाँ का निवासी था? कुसुमपुर का था, जो वर्तमान में कहाँ पे है? पटना, बिहार में। ठीक है, यहीं का आर्यभट्ट निवासी था। आर्यभट्ट के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, आर्यभट्टियम। कौन सी लिखी गई थी? आर्यभट्टियम लिखी गई थी। तो इसके अलग अलग भाग थे। एक तो था 10 गीतिका पाद, एक था काल क्रिया पाद, एक था गणित पाद और एक था गोल पाद। ये 4 भाग थे कौन सी पुस्तक के? आर्यभट्टियम पुस्तक के। ठीक है, तो एग्जाम में ज्यादातर ये भाग ही पूछे जाते हैं। अब सीधा तो कोई भी बता देता है भी आर्यभट्टियम किसने लिखी थी? आर्यभट्ट ने। ये जो पुस्तक है ये उस समय की बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक मानी जाती है। ठीक है। दरअसल इसी पुस्तक में सबसे पहले जो आर्यभट्ट है उसने की थी शून्य की खोज, यानी शून्य की खोज आर्यभट्ट के द्वारा की गई थी, और इसका वर्णन किसमें था? आर्यभट्टियम में। दूसरा, इसमें आर्यभट्ट ने सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है। जो पृथ्वी है ना वो अपनी दूरी पर घूमती है, ऐसा किसने बताया था? आर्यभट्ट के द्वारा ही बताया गया था। ठीक है ना। तो इसलिए दूसरा इसका मुख्य कह सकते हैं विशेषता थी कि आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है। इसका तीसरा विशेषता ये थी कि इसमें बताया गया था कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की व्याख्या, यानी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की जो व्याख्या है वो किसमें की गई थी? आर्यभट्टियम में की गई थी। ठीक है। इसके अलावा इसमें बताया गया था दशमलव, यानी जो दशमलव है ना उसके बारे में भी इसमें नॉलेज था, बताया गया था। इसके बाद में इसकी विशेषता थी कि इसमें बताया गया था त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का सूत्र। ठीक है ना, ये भी बताया गया था। अब बाद में कहते हैं कि जब भारत पर अरब आक्रमण हुआ तो ये जो पुस्तक है ना ये अरबी ले गए, और जो अरबी थे ना उन्होंने इस पुस्तक का अरबी भाषा में अनुवाद कर दिया। कौन सी भाषा में? अरबी भाषा में। तब अरब कहने लगे कि शून्य तो हमने दिया है। बाद में जो अरबी थे ना वो वहां से यूरोप में चला गया। ये ग्रंथ कहाँ चला गया था? यूरोप में। और यूरोप वाले कहने लगे कि शून्य तो हमने दिया है, लेकिन दिया तो किसने था? भारत ने दिया था, और वो मैन कौन था? आर्यभट्ट था। ठीक है ना। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कौन सा आएगा? बी, आर्यभट्ट कहाँ का निवासी था? कुसुमपुर पटना का निवासी था। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि गुप्त काल में एक महान गणितज्ञ था जिसका नाम क्या था? आर्यभट्ट।
ये दरअसल कुसुमपुर पटना का रहने वाला था। इसने एक पुस्तक की रचना की थी जिसका नाम था आर्यभट्टियम। ये जो आर्यभट्टियम पुस्तक थी, इसके 4 भाग थे। कितने भाग थे? 4। पहला जो भाग है वो था 10 गीति का पाद। दूसरा जो भाग था इसका वो था काल क्रिया पाद। तीसरा जो भाग है इसका वो था गणित पाद। और चौथा भाग कौन सा था इसका? गोलपाद। यानी ये 4 भाग थे किसके? आर्यभट्टियम के। ये जो आर्यभट्टियम पुस्तक है, इसमें कई चीजें स्पष्ट की गई थी। यानी पहली बार सुनने की जो खोज है वो इसी पुस्तक में की गई थी। यानी पहली बार जो सुनने की खोज है वो कौन सी पुस्तक में की गई थी? आर्यभट्टियम पुस्तक में। इसी पुस्तक में आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी है वो अपनी दूरी पर घूमती है। इसी में बताया गया था कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण किस प्रकार से होता है। यानी इसकी जो व्याख्या है ना वो इसी पुस्तक में की गई थी। याद रखना है कि ये जो पुस्तक है ना, इसी में पहली बार दशमलव प्रणाली के बारे में बताया गया। और इसी में आर्यभट्ट ने दिया था त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का सूत्र। तो ये काफी महत्वपूर्ण पुस्तक है। बाद में इसका अरबी भाषा में अनुवाद हुआ था जीज उल अर्ज बहर के नाम से, और फिर इसे यूरोपियन ले गए। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा कि जो आर्यभट्ट है ये कहाँ का निवासी था? कुसुमपुर पटना का। और आर्यभट्ट ये कौन से काल में रहता था? गुप्त काल में था। ठीक है। इसके बाद में चीनी यात्री जिसने गुप्त काल में भारत की दशा का वर्णन किया है। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं वेनसांग, फाहियान, पनिये, इत्सिंग। यानी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यानी चीनी यात्री जिसने गुप्त काल में भारत की दशा का वर्णन किया वो कौन था? पहला ऑप्शन है कि वेनसांग था। दूसरा ऑप्शन है फाहियान था। तीसरा ऑप्शन है फनिये था। और चौथा ऑप्शन है इत्सिंग था। कौन था? तो याद रखना है कि गुप्त काल में जो चीनी यात्री भारत आया था उसका नाम था फाहियान। क्या नाम था? फाहियान आया था। जो फाहियान है उसने भारत यात्रा का वर्णन अपने एक ग्रंथ में किया था जिसका नाम था फाकोकी। फाकोकी का मतलब था संसार की विचित्र यात्रा का वर्णन। ठीक है। और ये जो पुस्तक है ये चीनी भाषा में लिखी गई थी। फाहियान भारत में 399 से लेकर 414 ईस्वी तक रहा था। 399 से लेकर 414 तक रहा था। कौन? फाहियान भारत में। याद रखना है कि जो फाहियान है जब भारत आया था तो उस समय भारत का जो सम्राट था वो था गुप्त वंश का शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। क्या नाम था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य था। जो कौन से वंश का शासक था? गुप्त वंश का शासक था। ठीक है। ये जो पुस्तक है कौन सी? फाको की। इस पुस्तक में इसने उस समय की भारत की दशा का वर्णन किया है। भारत की जो दशा थी ना इसका वर्णन किया गया है। आया किसके समय था? ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय। लेकिन इसने अपनी पुस्तक में सम्राट का कोई वर्णन नहीं किया। सम्राट का कोई वर्णन नहीं किया गया। किसके द्वारा? फाहियान के द्वारा। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है कि चीनी यात्री जिसने गुप्त काल में भारत की दशा का वर्णन किया वो कौन था? तो याद रखना है कि वो कौन था? फाहियान था। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा आएगा? बी आएगा। ठीक है ना। तो आपको इतना याद रखना है कि गुप्त काल में एक चीनी यात्री भारत आया था जिसका नाम क्या था? फाहियान था। जो फाहियान है उसने भारत यात्रा का वर्णन अपने ग्रंथ में किया था जिसका नाम था फाकोकी। यह 399 ईस्वी से लेकर 414 ईस्वी तक भारत में रहा था। और जब ये भारत में आया था तो उस समय भारत में कौन सा वंश था? गुप्त वंश। और गुप्त वंश का जो शासक है उस समय वो कौन था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। याद रखना है कि इसने उस समय की भारत की जो दशा है उसका वर्णन किया।
लेकिन अपने ग्रंथ में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का इसने कोई उल्लेख नहीं किया। तो इसलिए आठवां जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वो बी आएगा, यानी फाइया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हिंदू देवी देवताओं को समर्पित सबसे प्राचीन मंदिर किसके काल का है? तो कुषाण काल, गुप्त काल, शुंग काल और शक काल। अब देखते हैं। अभी याद रखना है कि मंदिर निर्माण की जो कला है, मंदिर निर्माण की कला वो मानी जाती है गुप्त काल की। मंदिर निर्माण की कला कौन से काल की मानी जाती है? गुप्त काल की। ठीक है, जो गुप्त काल है उस समय मंदिरों में शिखर का प्रयोग प्रारंभ हुआ था। किसका प्रयोग? शिखर का प्रयोग। याद रखना, जैसे मंदिर के कौन कौन से भाग होते हैं भी, एक तो होता है शिखर जो सबसे ऊंचाई पर होता है, दूसरा होता है गर्भगृह, ठीक है, जिसके नीचे मूर्ति स्थापित होती है, तीसरा होता है मंडप, यानी जिसकी कमरे के अंदर यानी जिस कक्ष के अंदर मूर्ति की स्थापना की जाती है, चौथा होता है प्रदक्षिणा पथ ग्रह, यानी जो चारों ओर से लगाते हैं ना, फेरी लगाते हैं, वो होता है प्रदक्षिणा पथ ग्रह। उसके बाद में इसमें होता है अंतराल, जो बाहर और अंदर के बीच का भाग है उसे अंतराल कहते हैं। और इसके बाद में होता है गोमुख द्वार, जो बाहर का मुख्य गेट होता है। तो याद रखना है कि वैसे जो मंदिर निर्माण की कला है वो गुप्त काल में प्रारंभ हुई, यानी जो शिखर का प्रयोग है ये कौन से काल में प्रारंभ हुआ था? गुप्त काल में। वैसे आपको पता है कि मंदिर निर्माण की तीन शैलियां होती है, नागर, द्रविड़ और बेसर। तीन शैलियां होती है। ठीक है, नागर शैली में ऐसे इस प्रकार के पिरामिड नुमा मंदिर बनते हैं। बेसर जो शैली है उसमें एक प्रकार से कहा जाए तो ऐसे अष्टभुजाकार प्रकार से मंदिर बनते हैं। यानी अष्टभुजाकार मंदिर बनते हैं, ऐसे ही चित्र नहीं बना है। बेसर शैली में थोड़ी सी ऐसे विमान की सी आकृति बनती है। ये मंदिर होते हैं। तो इस काल में जो मंदिर है ना वो नागर शैली में बने थे। कौन सी शैली में? नागर शैली में। और पूछा जाए कि भारत में सबसे पहले शिखर का प्रयोग, यानी भारत में सबसे पहले शिखर का जो प्रयोग है वो कौन से मंदिर में हुआ था? तो ये हुआ था देवगढ़ के, देवगढ़ कहाँ पड़ता है ये? झांसी, यूपी में। और यहाँ पे बना हुआ है एक दशावतार मंदिर। कौन सा मंदिर बना है यहाँ पे? दशावतार मंदिर बना है। और इसी मंदिर में सबसे पहले शिखर की स्थापना हुई। ये भारत का प्राचीनतम मंदिर माना जाता है जिसमें शिखर का प्रयोग हुआ। बहुत बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है ना। तो आपसे पूछा जाए कि ये जो मंदिर है ये कौन से काल का है, तो मैंने बता ही दिया कि कौन से काल का है, ये गुप्त काल का। तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? गुप्त काल। यानी हिंदू देवी देवताओं को समर्पित सबसे जो प्राचीन मंदिर है वो किस काल का है? गुप्त काल का है। तो मैंने यही बताया कि मंदिर निर्माण की कला गुप्त काल में ही मानी जाती है। मंदिर है ना उसका प्रमुख भाग शिखर होता है, अन्य भाग होते हैं गर्भगृह, मंडप, प्रदक्षिणा पथ ग्रह, अंतराल और गोमुख द्वार। मंदिर निर्माण की तीन शैलियां होती है, नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली। ये जो काल है इस काल में जो मंदिर थे वो नागर शैली में बने थे। कौन सी शैली में बने थे? नागर शैली में। और नागर शैली में पिरामिड नुमा शिखर का प्रयोग किया जाता था। तो ये जो शिखर का प्रयोग है ना वो सबसे पहले गुप्त काल में ही हुआ था। और इसका जो प्रसिद्ध मंदिर है वो कौन सा है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। कौन सा है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। और इसी में सबसे पहले शिखर का प्रयोग किया गया था, ठीक है ना। तो ये जो मंदिर है ये काफी प्रसिद्ध है और ये पहला मंदिर है जिसमें शिखर का प्रयोग हुआ, गुप्त काल का है। तो इसलिए सबसे प्राचीन मंदिर फिर कौन सा हुआ? गुप्त काल का। तो इसलिए मैंने बताया कि ऑप्शन कौन सा आएगा इसमें? बी, गुप्त काल। आर्यभट्ट ने रचना की, मैंने बताया था रोमन सिद्धांत,
वर्ष संहिता, देवी चंद्रगुप्तम। तो मैंने बताया था ना आपको पिछले क्वेश्चन में कि जो आर्यभट्टियम की रचना की थी इसने, और आर्यभट्टियम के कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। कितने भाग हैं? 4 भाग। एक तो था कालक्रियापाद, कालक्रिया, एक था 10 गीतिका, एक था गणित, और एक था गोल। ये 4 भाग है। तो इसमें 10 गीति का भाग इसमें आ रहा है, तो इसका मतलब इसकी रचना भी आर्यभट्ट ने की थी। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा आएगा? डी आएगा। आर्यभट्ट ने रचना की थी किसकी? 10 गीतिका की। तो 10वें क्वेश्चन का आंसर कौन सा आएगा? डी आएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम ज्योतिषी जिसने यह पता लगाया कि पृथ्वी दूरी पर घूमती है। ऑप्शन कौन कौन से आपके सामने? प्रधुमन, वराहमिहिर, आर्यभट्ट, विजय नंदन। ठीक है ना, 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो मैंने आपको बताया ही था कि आर्यभट्ट है ना, उसी ने शून्य की खोज की और उसी ने बताई थी सारी चीजें भी। पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है, तो ऐसा बताने वाला फिर कौन था? आर्यभट्ट था। तो जो 11वां क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वो कौन सा आएगा? सी आएगा, आर्यभट्ट। ठीक है दोस्तों, तो आर्यभट्ट इसका आंसर आएगा। निम्नलिखित गुप्त राजाओं में से किसने सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलाए? पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, दूसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, तीसरा ऑप्शन है कुमारगुप्त प्रथम, और चौथा ऑप्शन है कौन सा? स्कंदगुप्त। ठीक है ना, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो याद रखना है कि जो गुप्त काल है उसमें सबसे पहले जो सोने के सिक्के हैं वो चलाए थे समुद्रगुप्त ने। किसने? समुद्रगुप्त ने। ठीक है ना, इसके बाद में चांदी के सिक्के चलाए गए थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा। किसने चलाए थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा चलाए गए थे, जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं इसे? चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जानते हैं। इसी के द्वारा चांदी के सिक्के चलाए गए। और वैसे पूछा जाए कि इसने जो चांदी के सिक्के हैं ना, ये पश्चिमी भारत में चलाए थे। कौन से भारत में? पश्चिम में। पूछा जाए कि मध्य भारत में चांदी के सबसे पहले सिक्के किसने चलाए, तो याद रखना है कि ये किसने चलाए थे? कुमारगुप्त प्रथम ने चलाए थे। किसने चलाए थे? कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा चांदी के सिक्के चलाए थे। कौन से भारत में? मध्य भारत में। ठीक है। वैसे पूछा जाए भी सिक्कों में सर्वाधिक जो मिलावट है वो किसके समय होती थी, तो सिक्कों में जो सर्वाधिक मिलावट है वो किसके समय थी? स्कंदगुप्त के समय। किसके समय थी? स्कंदगुप्त के समय। ठीक है ना, तो इसलिए जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर आएगा वो कौन सा होगा? चंद्रगुप्त सेकंड, यानी बी ऑप्शन आएगा। ठीक है ना, क्योंकि मैंने बताया ना चांदी की सिक्के सबसे पहले किसने चलाए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। तो क्वेश्चन सारे याद हो गए। इसमें मैंने बताया कि गुप्त काल में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए थे? समुद्रगुप्त ने। सबसे पहले चांदी के सिक्के चलाए थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। और जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है उसने चांदी के सिक्के पश्चिमी भारत में चलाए थे। पूछा जाए कि मध्य भारत में सबसे पहले चांदी के सिक्के किसने चलाए थे, तो मध्य भारत में चांदी के सिक्के सबसे पहले किसके द्वारा चलाए गए थे? कुमारगुप्त फर्स्ट के द्वारा। ठीक है। तो और पूछा जाए आपसे कि सिक्कों में सर्वाधिक मिलावट किसके समय थी? स्कंदगुप्त के समय। लेकिन चूंकि क्वेश्चन तो अपना यही था भी सर्वप्रथम चांदी के सिक्के किसने चलाए, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। तो इसलिए जो 12वां क्वेश्चन है उसका जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा? बी आएगा, चंद्रगुप्त सेकंड। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है मालव कल गणना निम्नलिखित में किस संवत से अभिन्न है? तो याद रखना है विक्रम से। विक्रम संवत से क्या है? ये अभिन्न है। कौन सी? मालव कल गणना। तो इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा आएगा? विक्रम। वैसे ऑप्शन दे रखे हैं शक, गुप्त, कली, लेकिन आएगा कौन सा? विक्रम। गुप्त काल में चीन से भारत में आयात किया जाता था रेशमी कपड़े, सूती कपड़े, नील, औषधियां। भारत में आयात किया जाता था चीन से, तो चीन से है ना रेशमी कपड़े आते थे, क्योंकि ये तो भारत में काफी ज्यादा थे। वैसे ही सूती कपड़े, नील और औषधियां ये नहीं मंगाते थे,
दरअसल चीन से क्या मंगाए जाते थे? रेशमी कपड़े मंगाए जाते थे। कौन से काल में? गुप्त काल में। यानी गुप्त काल में चीन से भारत में आयात किए जाते थे रेशमी कपड़े। गुप्त काल की कृषि व्यवस्था का महत्वपूर्ण लक्षण क्या थी? भूमिकर में वृद्धि, सामंतवाद का प्रारंभ, भूमिकर का अनाज द्वारा भुगतान, भूमिकर की ठेकेदारों द्वारा वसूली। तो याद रखना है कि गुप्त काल में एक महत्वपूर्ण प्रथा प्रारंभ हुई थी। और ये प्रथा थी सामंत प्रथा। कौन सी प्रथा थी ये? सामंत प्रथा थी। ठीक है, याद रखना है कि जो सामंत प्रथा है इसका जो प्रथम उल्लेख है ये मिलता है अशोक घोष की पुस्तक, जिसका नाम क्या था? बुद्ध चरित था। यानी इसमें पहला उल्लेख मिलता है। ठीक है, लेकिन सामंत प्रथा है ना, ये स्टार्ट किसके कारण हुई थी? मतलब कौन से काल में स्टार्ट हुई थी? तो ये कौन से काल में मानी जाती है? फिर गुप्त काल में मानी जाती है। वैसे जो सामंत प्रथा है ये चरम पर पहुंची थी राजपूत काल में। कौन से काल में पहुंची थी? राजपूत काल में। तो इसलिए कृषि व्यवस्था का महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या आएगा? सामंतवाद का प्रारंभ। सामंतवाद में मतलब क्या था कि जो बड़ा राजा होता था ना, वो छोटे क्षेत्राधिकारियों को नियंत्रण में रखने के लिए उन्हें क्या बना देता था? सामंत बना देता था। बाद में यही जो सामंत है ना, ये दरअसल बने थे जागीरदार। ठीक है, सामंत जागीरदार बने थे। एक प्रकार से कहा जाए तो सामंतीपन किसे कहते थे? यानी बड़ा जब छोटे पर जुल्म करता था तो सामंतीपन कहलाता था। तो यही सामंतवाद का प्रारंभ हुआ था। कौन से काल में? गुप्त काल में। वैसे जो सामंत प्रथा है उसका सबसे पहला जो अध्ययन है वो किया था कर्नल जेम्स टोड ने। यानी सामंत प्रथा का अध्ययन करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? कर्नल जेम्स टोड। और पूछा जाए भी सामंत प्रथा का सबसे पहले विरोध किसने किया था, तो विरोध करने वाला जो प्रथम व्यक्ति था वो था जय नारायण व्यास। यानी सामंत प्रथा का विरोध सबसे पहले किसने किया था? जय नारायण व्यास के द्वारा किया गया था। तो इसलिए 15वें में क्वेश्चन में आंसर आएगा वो कौन सा आएगा? बी आएगा, सामंतवाद का प्रारंभ। ठीक है, तो सामंत प्रथा की बात करें तो आपको याद रखना है कि ये कौन से काल में प्रारंभ मानी जाती है? गुप्त काल में प्रारंभ मानी जाती है। कौन सी प्रथा? सामंत प्रथा। और जो सामंत प्रथा है इसका जो प्रथम उल्लेख है वो किस में मिलता है? अशोक घोष की पुस्तक में, जिसका नाम क्या था? बुद्ध चरित था। ठीक है, ये राजपूत काल में चरम पर पहुंची थी। कौन सी व्यवस्था? सामंत व्यवस्था। ठीक है, कौन सा गुप्त वंशीय शासक 100 युद्धों का विजेता माना जाता है? तो ऑप्शन है कौन से? चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और स्कंदगुप्त। ये चार ऑप्शन है इसमें। ठीक है ना, चार ऑप्शन है। स्कंदगुप्त है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त। तो आपको याद रखना है कि एक प्रशस्ति है गुप्त काल की, पर्याग प्रशस्ति। ठीक है, मौर्य काल में एक लेख था ना जो दरअसल स्तंभ था, जो कि अकबर है ये कहाँ से उठाकर लाया था? कौशाम्बी से उठाकर लाया था। तो उसी पर लिखी गई थी कौन सी प्रशस्ति? पर्याग प्रशस्ति। और ये जो पर्याग प्रशस्ति है इसके रचनाकार थे हरिसेन। पर्याग प्रशस्ति के रचनाकार कौन थे? हरिसेन थे। और ये जो पर्याग प्रशस्ति है इसे उत्कीर्ण किया गया था तिलबट के द्वारा। यानी पर्याग प्रशस्ति को उत्कीर्ण किसने किया था? तिलबट के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये जो प्रशस्ति है ये काफी महत्वपूर्ण प्रशस्ति है जो गुप्त काल के बारे में बताती है। लेकिन ये गुप्त काल में जिस शासक का वर्णन करती है उस शासक का नाम क्या था? समुद्रगुप्त था। क्या नाम था? समुद्रगुप्त। और ये जो प्रशस्ति है ये वर्णन करती है कि जो समुद्रगुप्त है ये 100 युद्धों का विजेता था। समुद्रगुप्त को 100 युद्धों का जो विजेता है वो कौन सी प्रशस्ति में कहा गया है? तो पर्याग प्रशस्ति में कहा गया है। तो इसीलिए क्वेश्चन क्या था अभी? कौन सा जो गुप्त वंशीय शासक है वो 100 युद्धों का विजेता माना जाता है? तो आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि कौन सा गुप्त शासक माना जाएगा, तो ये कौन माना जाएगा? समुद्रगुप्त। यानी जो 16वां जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा बी, समुद्रगुप्त। तो पूछा जाए समुद्रगुप्त को किसमें कहा गया 100 युद्धों का विजेता, तो याद रखना है कि पर्याग प्रशस्ति।
प्रयाग प्रशस्ति में से 100 युद्धों का विजेता कहा गया था। और ये जो प्रयाग प्रशस्ति है ना, ये दरअसल मौर्य काल का जो स्तंभ अकबर कौशाम्बी से लेकर आया था प्रयाग, उसी पर लिखी गई है। इसके जो रचनाकार थे वो कौन थे? हरिसेन थे। यानी इसके रचनाकार कौन थे? हरिसेन थे। जबकि इसे उत्कीर्ण किया गया था किसके द्वारा? तिलबट के द्वारा। यानी तिलबट के द्वारा इसे उत्कीर्ण किया गया था प्रयाग प्रशस्ति को। वैसे संस्कृत भाषा में लिखी गई है और इसी में कहा गया था समुद्रगुप्त को 100 युद्धों का विजेता। तो ये होगा अपना 16वें क्वेश्चन का आंसर। अभी बताया था मैंने, दोबारा आ गया कि समुद्रगुप्त है ना, उसकी जो प्रयाग प्रशस्ति है उसके लेखक कौन है। अभी मैंने बताया है आपको समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है। पहला ऑप्शन है कालिदास, दूसरा है हरिसेन, तीसरा है रवि कीर्ति, चौथा अज्ञात। तो अज्ञात तो नहीं है, रवि कीर्ति नहीं है, कालिदास नहीं है, तो इसमें कौन सा है? हरिसेन। ठीक है, मैंने अभी बताया था कि जो हरिसेन है उसी के द्वारा प्रयाग प्रशस्ति लिखी गई थी और उसी में इसका वर्णन किया गया है। तो 17वां जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर आएगा वो कौन सा होगा? बी, हरिसेन प्रयाग प्रशस्ति के लेखक। अगला क्वेश्चन है कि कालिदास की रचना निम्न में नहीं है। ऋतु संहार, रघुवंश, अभिज्ञान शाकुंतलम, कादम्बरी। 4 दे रखी है रचनाएं। जैसा कि आपको विदित ही है कि कालिदास ने कौन कौन सी रचनाएं की, तो परिचय पढ़ लेते हैं हम कालिदास का। कालिदास कौन से काल का था? गुप्त काल का था। ठीक है, कालिदास को ग्रंथ लिखने के लिए कहते हैं कि पहले निरा गूढ़ था, एक प्रकार से कुछ नहीं आता था। इसकी पत्नी विद्योतमा ने प्रेरित किया था किसको? कालिदास को। जो कालिदास है ये गुप्त वंश के शासक जिसका नाम क्या था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, उसका दरबारी था। मतलब उसके नवरत्नों में भी शामिल था। उसके नवरत्न थे ना, जैसे वरामीर, अमर सिंह वगैरह, तो उन्हीं में शामिल था कौन? कालिदास। कालिदास की रचनाओं की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं इसके खंड काव्यों की। खंड काव्य इसने कौन सा लिखा था? एक तो लिखा था मेघदूत, एक कौन सा लिखा था? ऋतु संहार। ठीक है ना। इसके बाद इसने लिखी थी कुमार संभव। ठीक है, इसके द्वारा नाटक भी लिखे गए थे। और नाटक कौन सा था इसका? अभिज्ञान शाकुंतलम। एक महाकाव्य और था जिसका नाम रघुवंश था। ठीक है ना। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक लिखा था इसने। एक लिखा था मालविका अग्निमित्र। ठीक है। और एक लिखा था विक्रमो वर्षीय। तो ये नाटक लिखे गए थे कालिदास के द्वारा। ठीक है ना। तो याद रखना है कि जो कालिदास है उसमें फिर पूछा गया भी इसमें रचना कौन सी नहीं है, तो ऋतु संहार दिया है इसमें, तो रचना है ऋतु संहार। तो रघुवंश दिया है, रघुवंश भी इसकी रचना है। और फिर दिया है आपके कौन सा? अभिज्ञान शाकुंतलम, तो ये भी इसकी रचना है। और डी ऑप्शन है कादम्बरी, लेकिन कादम्बरी इसकी रचना नहीं है। क्यों? कादम्बरी किसकी रचना थी? बाण भट्ट की, जो हर्षवर्धन के दरबार में था। ठीक है। तो इसलिए जो 18वां क्वेश्चन है उसका ऑप्शन कौन सा आएगा? डी आएगा। तो याद रखना है कि जो कालिदास है ये गुप्त काल का बड़ा विद्वान था। इसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। इसे ग्रंथ लिखने के लिए इसकी पत्नी विद्योतमा के द्वारा प्रेरित किया गया था। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। विद्योतमा के द्वारा प्रेरित किया गया था। याद रखना है कि जो कालिदास है वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का दरबारी था और उसके नवरत्नों में भी शामिल था। जो कालिदास है उसकी जो रचनाएं हैं वो मेघदूत, ऋतु संहार, कुमार संभव, रघुवंश है। 3 नाटक है, विज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्र और विक्रमो वर्षीय है। तो इसमें जो आंसर आएगा वो कौन सा होगा? डी। कादम्बरी जो रचना है वो कालिदास की नहीं है। अगला क्वेश्चन है
किस लेख में सती प्रथा की घटना का उल्लेख है? तो ऑप्शन ए दे रखा है एरण, बी दे रखा है बितरी उत्तर प्रदेश एरण एमपी, सी दे रखा है विदिशा जो कहाँ पे एमपी में, और डी दे रखा है प्रयाग जो कहाँ पे है यूपी में। ठीक है, ये ऑप्शन इसमें दे रखे हैं। तो आपको याद रखना है कि जो सती प्रथा की जानकारी सबसे पहले गुप्त काल में ही मिलती है, और गुप्त काल में इसकी जानकारी एक लेख में दी गई है जिसका नाम था एरण लेख। ठीक है, ये एरण लेख है ना, ये कहाँ पे है? एमपी में है, और ये लिखा गया था 510 ईस्वी में। और उस समय ये जो मालवा क्षेत्र है वहां पर गुप्त साम्राज्य बंट गया था 3 भागों में, एक तो बंगाल में, एक मालवा में, एक मगध में। और मालवा का जो शासक था उस समय उसका नाम था भानुगुप्त, यानी किसके समय का है? भानुगुप्त के समय का है। और इसमें उल्लेख मिलता है कि एक सैनिक था जिसका नाम था गोपराज, जब उसकी मृत्यु हुई तो उसकी पत्नी उसके साथ सती हुई थी। ठीक है ना, तो सती प्रथा की घटना का जो उल्लेख है वो सबसे पहले किसमें मिलता है? एरण में। मतलब पूरे भारत में यही जो लेख है जिसमें सती प्रथा की जानकारी मिलती है। तो इसलिए जो 19वां क्वेश्चन है इसका जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा? ए आएगा, एरण लेख, जो वर्तमान में कहाँ पे है? एमपी में। ठीक है, तो आपको याद रखना है जो एरण लेख है ये गुप्त काल का है, और ये भारत का प्रथम लेख है जो सती प्रथा के बारे में जानकारी देता है। ये जो लेख है ये लिखा गया था 510 ईस्वी में लिखा गया था, और ये लिखा गया था मालवा के शासक जिसका नाम क्या था? भानुगुप्त, यानी उसके समय लिखा गया था। ठीक है, इस लेख में गोपराज के साथ उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। तो ये था 19वां क्वेश्चन। अब 20वें में, भुक्ति क्या थी? दरअसल भुक्ति है वो गुप्त काल में एक प्रकार का कर था, यानी कर लिया जाता था जनता से, उसे क्या कहा जाता था? भुक्ति। यानी ऑप्शन दिए हैं, एक प्रशासनिक विभाग था, नापने का साधन था, ठीक है, और सेना का एक भाग था, एक प्रकार का कर था। तो इसलिए इसमें ऑप्शन कौन सा आएगा? सी आएगा, कि जो भुक्ति है वो दरअसल क्या था? एक प्रकार का कर था। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें? सी आएगा। प्रशासनिक विभाग भी नहीं था, नापने का एक साधन भी नहीं था, सेना का एक भाग भी नहीं था, यानी भुक्ति क्या था? एक प्रकार का कर। तो 20वें क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा? सी होगा। इसके बाद में देवगढ़ का मंदिर प्रतीक है मौर्य स्थापत्य का, गुप्त स्थापत्य का, पल्लव स्थापत्य का, या कुषाण स्थापत्य का? तो आपको पता ही है कि दरअसल जो देवगढ़ है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो देवगढ़ है वहां पे एक मंदिर है दशावतार मंदिर। ठीक है, देवगढ़ कहाँ पे पड़ता है? झांसी यूपी में पड़ता है, और वहां पर एक मंदिर है दशावतार मंदिर। ठीक है ना, तो ये जो दशावतार मंदिर है ये माना जाता है कि कौन से काल का है? ये गुप्त काल का है। ठीक है ना, तो ये जो मंदिर है ये भारत का प्रथम मंदिर है जिसमें किसका प्रयोग किया गया था? शिखर का प्रयोग। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा आएगा? बी, कि जो देवगढ़ का जो मंदिर है वो किसका प्रतीक माना जाता है? तो ये माना जाता है कौन सी स्थापत्य का? गुप्त स्थापत्य का प्रतीक माना जाता है। तो 21वें क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा फिर इसमें? बी होगा। गणराज्यों के अंत के लिए कौन उत्तरदायी था? यानी जो गणराज्य थे, अलग अलग गणराज्य बने हुए थे, उनका जो अंत किसने किया? सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य है, दूसरा है समुद्रगुप्त, तीसरा है रुद्रदामन, और चौथा है कोई नहीं। तो याद रखना है कि जो गणराज्य बने हुए थे उनका अंत किया था समुद्रगुप्त ने। ठीक है ना, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा आएगा? बी आएगा, क्योंकि जो समुद्रगुप्त है उसके बारे में मैंने बताया था कि प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को कहा गया था 100 युद्धों का विजेता। कहते हैं कि उस समय जो उत्तर भारत और दक्षिणी भारत में गणराज्य बने हुए थे, उत्तर भारत में इसने 2 युद्ध लड़े थे। कितने युद्ध लड़े थे? 2 युद्ध। एक तो था आर्यवर्त का प्रथम युद्ध, आर्यवर्त का प्रथम युद्ध लड़ा था, और इसमें इसने उत्तर भारत के 4 राजाओं को हराया था। कितने राजाओं को हराया था इसने? 4 को। जबकि एक इसने लड़ा था आर्यवर्त का
द्वितीय युद्ध। आर्यवर्त का कौन सा युद्ध था? द्वितीय युद्ध था। और इस युद्ध में इसने उत्तर भारत के 9 राजाओं को हराया था। कितने राजाओं को? 9 राजाओं को। जबकि इसने दक्षिण में भी एक युद्ध लड़ा था जिसे कहा गया दक्षिणापंथ का युद्ध। ये जो दक्षिणापंथ का युद्ध है इसमें इसने दक्षिणी भारत के 12 राजाओं को हराया। तो ये उस समय गणराज्य होते थे, लेकिन इन गणराज्यों का अंत किसने कर दिया? समुद्रगुप्त ने। तो इसलिए जो 22वां क्वेश्चन है इसका जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा? बी आएगा। यानी गणराज्यों के अंत के लिए कौन उत्तरदायी था? समुद्रगुप्त था। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो प्रयाग प्रशस्ति है उसमें समुद्रगुप्त को 100 युद्धों का विजेता कहा गया। इसने उत्तर भारत में लड़े थे 2 युद्ध। एक तो लड़ा था इसने आर्यवर्त का प्रथम युद्ध और एक लड़ा था आर्यवर्त का द्वितीय युद्ध। आर्यवर्त का जो प्रथम युद्ध था उसमें इसने उत्तर भारत के 4 राजाओं को पराजित किया था। जबकि जो आर्यवर्त का द्वितीय युद्ध हुआ था इसमें इसने उत्तर भारत के 9 राजाओं को हराया था। ठीक है ना। इसके बाद में दक्षिण में इसने एक युद्ध लड़ा था और उसे कहते हैं दक्षिणापंथ का युद्ध। कौन सा युद्ध कहते हैं? दक्षिणापंथ का युद्ध कहते हैं। और इस युद्ध में इसने दक्षिणी भारत के 12 राजाओं को पराजित किया था। तो एक प्रकार से इसने उस समय उत्तर और दक्षिण में गणराज्य बने हुए थे, तो इनका इसने पूरी तरह से अंत कर दिया था। तो 22वें का आंसर बी, समुद्रगुप्त। विषय प्रशासन की कौन सी इकाई थी? तो विषय प्रशासन में दरअसल विषय जो बड़ा क्षेत्र होता था इसमें प्रांत, जिला, तहसील, ग्राम। तो विषय जो बड़े से छोटे की ओर चलते थे ना तब विषय आता था। जो विषय है वो एक प्रकार से कौन सी इकाई थी? ग्राम की इकाई। तो 23वें का आंसर कौन सा आएगा? डी आएगा, ग्राम। इसके बाद में अजंता के समकालीन चित्र अंकित हैं। पहले है बाघ की गुफाएं, दूसरा है भित्तरगांव की गुफाएं, तीसरा है एलोरा की गुफाएं और चौथा है शीतलवासन की गुफाएं। अजंता के समकालीन जो चित्र थे वो एलोरा की गुफा में नहीं बल्कि बाघ की गुफा में बने थे। ठीक है, याद रखना है कि जो गुप्तकाल है, गुप्तकाल उस समय की जो चित्रित गुफाएं हैं वो एक तो है बाघ की गुफाएं, ये पड़ती है धार एमपी में। तो यहाँ पर पहली और जो दूसरी गुफा है ना ये कौन से काल की है? गुप्त काल की है। वैसे ही जो अजंता है ये पड़ता है अनिष्ठा बिहार में, सॉरी अनिष्ठा महाराष्ट्र, सॉरी अनिष्ठा महाराष्ट्र में है अजंता। और ये जो अजंता की गुफाएं हैं ये भारत की प्राचीनतम चित्रित गुफाएं हैं। यहाँ पर कुल गुफाओं की संख्या वैसे 29 है, लेकिन इनमें जो 3 गुफाएं हैं ये गुप्त काल की है। यानी गुप्त काल की कितनी गुफाएं हैं? 3 गुफाएं हैं। एक 16 नंबर, एक 17 नंबर और एक 19 नंबर। तो इन गुफाओं में चित्र बनाए गए हैं। वैसे जो चित्र यहाँ पर बने हैं ये गुप्त काल के हैं। और 16, 17 और 19 नंबर जो गुफा है उसमें जो चित्र हैं ये बुद्ध से संबंधित है, यानी बौद्ध धर्म से संबंधित है। कौन से धर्म से हैं? बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र है। ठीक है, तो इसलिए इसका जो आंसर है वो कौन सा आएगा? ए आएगा। यानी बाघ की जो गुफाएं हैं ना वो दरअसल अजंता के समकालीन मानी जाती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि गुप्त काल की 2 प्रसिद्ध चित्रित गुफाएं हैं। बाघ की गुफाएं जो धार एमपी में है, इसमें पहली और जो दूसरी गुफा है ना जिसके चित्र हैं तो वो माने जाते हैं गुप्त काल के। दूसरी जो गुफा है वो अजंता की गुफा है, ये है अनिष्ठा महाराष्ट्र में। और ये विश्व की जो प्राचीनतम चित्रित गुफाएं हैं उनमें से मानी जाती है। वैसे यहाँ पर कुल गुफाओं की संख्या है 29 और इनमें जो 3 गुफाएं हैं ये गुप्त काल की मानी जाती है। एक तो 16 नंबर, एक 17 नंबर और एक 19 नंबर। तो ये जो गुफाएं हैं इनमें तीनों गुफाओं में बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र बने हुए हैं। तो इसलिए 24वां जो क्वेश्चन है उसका आंसर आएगा ए, बाघ की गुफाएं। अगला क्वेश्चन है गुप्त काल में क्या हुआ था? हुणों का आक्रमण, बौद्ध दार्शनिक विद्यमान थे, विदेशी व्यापार की उन्नति हुई या उपयुक्त सभी गलत है?
विदेशी व्यापार की इतनी उन्नति नहीं हुई थी गुप्त काल में जितनी पहले मौर्य काल में हुई थी। बौद्ध दार्शनिक भी नहीं थे, क्योंकि जो गुप्त काल के जो शासक हैं उन्होंने ज्यादातर जो संरक्षण है वो हिंदू धर्म को ही दिया था, जिसमें शैव और वैष्णव थे। ठीक है, इनको संरक्षण दिया, तो इसलिए ये भी सही नहीं है। तीसरा है हूणों का आक्रमण, ये सही है। यानी गुप्त काल में भारत पर सबसे पहले किसका आक्रमण हुआ था? हूणों का आक्रमण। ठीक है ना। और हूणों का जो आक्रमण हुआ था उस समय गुप्त वंश का जो शासक है उसका नाम था स्कंदगुप्त। क्या नाम था? स्कंदगुप्त था। और ये जो हूणों का आक्रमण है ये 455 ईस्वी में हुआ था। यानी 455 ईस्वी में हूणों का आक्रमण हुआ, और उस समय गुप्त वंश का शासक कौन था? स्कंदगुप्त था। ठीक है ना। तो ये बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन में, कि जो आंसर दिए हैं इसमें हूणों का जो आक्रमण है वो कब हुआ था? मीन 455 में। कौन से काल में हुआ था? गुप्त काल में। तो गुप्त काल की यही सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि गुप्त काल में हुआ था हूणों का आक्रमण। ठीक है, तो हूणों का आक्रमण किसके समय हुआ था? स्कंदगुप्त के समय 455 ईस्वी में। भास्कराचार्य के बारे में पूछा गया है। भास्कराचार्य क्या थे? खगोल विशेषज्ञ थे। फिर अगला जो ऑप्शन है कि भूगोल विशेषज्ञ थे। तीसरा ऑप्शन है कि नाटककार थे। और चौथा ऑप्शन है दार्शनिक थे। याद रखना है कि जो भास्कराचार्य है वो एक थे खगोल विशेषज्ञ। ठीक है ना। वैसे गणितज्ञ माना जाता है इनको, खगोल विशेषज्ञ थे। इन्होंने 2 ग्रंथ लिखे थे। भास्कराचार्य प्रथम ने लिखे थे, एक तो लिखा था लघु भास्कराचार्य, और एक लिखा था इन्होंने महाभास्कराचार्य। ये ग्रंथ लिखे गए थे। तो ये किसके हैं? भास्कराचार्य के हैं। तो इसलिए जो 26वां क्वेश्चन है उसका आंसर यही आएगा कि भास्कराचार्य क्या थे? एक खगोल विशेषज्ञ। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में वर्णित दक्षिण भारत की विजय को क्या कहा गया है? दिग्विजय, दक्षिण विजय, रण विजय, धर्म विजय, क्या कहा गया इसमें? तो याद रखना है कि जो दक्षिण में इसने मैंने बताया था कि दक्षिण में इसने एक युद्ध लड़ा था, दक्षिणापंथ का युद्ध। और इसमें इसने दक्षिण भारत के कितने राजाओं को हराया था? 12 राजाओं को। प्रयाग प्रशस्ति में लिखा गया है कि दक्षिणी भारत में इसकी जो नीति थी वो थी ग्रहण मोक्षानुग्रह। यानी इन्हें हरा करके इन्हें मोक्ष दे दिया था, मतलब इन्हें अधीन किया था किसने? समुद्रगुप्त ने। तो इसकी जो दक्षिण भारत की विजय थी उसे एक इतिहासकार जिसका नाम है हेमचंद्र राय चौधरी, इतिहासकार का नाम क्या है? हेमचंद्र राय चौधरी। उन्होंने ये जो विजय थी ना इसे कहा था धर्म विजय। क्या कहा था इसे? धर्म विजय कहा था। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में वर्णित दक्षिण भारत की विजय को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? धर्म विजय कहा जाता है। इसलिए 27वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो कौन सा आएगा? डी, यानी समुद्रगुप्त ने धर्म विजय दर्ज की। पूछा जाए किसने कहा था, तो हेमचंद्र राय चौधरी ने। यानी इसने दक्षिण में युद्ध लड़ा था, दक्षिणापंथ का युद्ध, और इस युद्ध में इसने दक्षिणी भारत के 12 राजाओं को हराया था। और इसकी जो ये नीति है इसे कहा गया था ग्रहण मोक्षानुग्रह कहा गया था। इसका मतलब इन राजाओं को हरा करके उन्हें मोक्ष प्रदान कर दिया था, अधीनता की नीति थी। और हेमचंद्र राय चौधरी ने इसकी दक्षिण की जो विजय थी उसे कहा था धर्म विजय। इसलिए 27वें क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा? डी होगा। आगे है चंद्रगुप्त द्वितीय की विजयों का उल्लेख किसमें है? तो पहला जो ऑप्शन है वो है कि मेहरौली में है। दूसरा ऑप्शन है इसका कि मुद्रा राक्षस में है। और तीसरा ऑप्शन दिया है विज्ञान शाकुंतलम में। और चौथा दिया है उदयगिरी लेख में। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की जो विजय हैं उनका वर्णन किया गया है मेहरौली स्तंभ में। यानी मेहरौली में चंद्रगुप्त द्वितीय ने यानी विक्रमादित्य ने एक लोहे स्तंभ का निर्माण करवाया। तो ये दरअसल सबसे कह सकते हैं प्रसिद्ध लोहा स्तंभ माना जाता है। कहते हैं कि अभी तक भी इसके जंग नहीं लगा है। ठीक
ठीक है ना। तो इसमें है ना चंद्रगुप्त द्वितीय की जो विजय इसने प्राप्त की थी उनके बारे में उल्लेख मिलता है। तो 28वें जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वो क्या होगा कि मेहरौली का जो स्तंभ लेख है उसमें चंद्रगुप्त द्वितीय की विजयों का वर्णन मिलता है। तो 28वें क्वेश्चन का कौन सा होगा? ए मेहरौली स्तंभ। किसका स्तंभ है? ये लोहे का स्तंभ। और इसका निर्माण भी किसने करवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा करवाया गया। इसके बाद में गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन था? आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त। सबसे जो प्रसिद्ध खगोल शास्त्री था इस काल का वह था वराहमिहिर। कौन था? वराहमिहिर। इसने ग्रंथ लिखे थे ना, वरद संहिता, लघु जातक, वरद जातक, पंच सिद्धांतिका। तो ये जो ग्रंथ है किसके द्वारा लिखे गए थे? वराहमिहिर के द्वारा लिखे गए थे। ठीक है ना। तो वराहमिहिर है ये गुप्त काल का एक बहुत ही बड़ा खगोल शास्त्री था और इसने इन ग्रंथों में इसका वर्णन किया था। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा? बी वराहमिहिर। यानी गुप्त काल का जो प्रसिद्ध खगोल शास्त्री था वो कौन था? वराहमिहिर था। और इसने पुस्तकें कौन सी लिखी थी? वरद संहिता, लघु जातक, वरद जातक और एक थी पंच सिद्धांतिका। कौन सी थी? पंच सिद्धांतिका। ये पुस्तकें लिखी गई थी किसके द्वारा? वराहमिहिर के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्तकालीन चित्रकला का उत्कृष्टतम रूप मिलता है। कहाँ मिलता है? बाघ की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, अजंता की गुफाएं, अमरावती। तो मैंने अभी वर्णन बता ही दिया था आपको कि सबसे जो प्रसिद्ध गुफा है वो है अजंता की गुफा, जो कहाँ पे है? अनिष्ठा, औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। तो ये जो गुफा है ना ये सबसे उत्कृष्ट है। तो इसलिए गुप्तकालीन चित्रकला का सबसे जो उत्कृष्ट रूप मिलेगा वो अजंता की गुफा में मिलेगा। यानी जो 30वां क्वेश्चन है इसका जो सही आंसर है वो कौन सा आएगा? अजंता की गुफा। यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल क्या है? सही है। आगे तर्क शास्त्र के प्रणेता कौन थे? नागार्जुन, शंकराचार्य, नागसेन, दिगनाग। तो तर्कशास्त्र है ना उनके बारे में सबसे पहले लिखा था किसने? नागार्जुन ने। किसने लिखा था? नागार्जुन ने। इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा आएगा? ए आएगा। कौन सा गुप्त शासक गायक और कवि था? ऑप्शन कौन से हैं? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और अगला कौन सा है? कुमारगुप्त। ये 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। याद रखना है कि जो समुद्रगुप्त है उसकी एक मुद्रा है। समुद्रगुप्त है ना उसने सोने की मुद्राएं बनाई थी और एक मुद्रा पर इसे वीणा वादन करते हुए दिखाया गया। इसका मतलब ये गायक है एक प्रकार से, ठीक है ना, तभी संगीतकार है, तभी तो इसे वीणा वादन करते हुए दिखाया गया। इसको समुद्रगुप्त को। ठीक है। वैसे जो समुद्रगुप्त है उसकी एक उपाधि भी लिखी गई है प्रयाग प्रशस्ति में। कौन सी? कविराज। ठीक है ना। तो कविराज है इसका मतलब क्या था? कवि था। तो ये कवि भी था और एक प्रकार से संगीतकार भी था, गायक भी था, यानी पूरी तरह से ये कला को समर्पित था। तो इसलिए जो 32वां क्वेश्चन है उसका आंसर क्या आएगा? ए आएगा। कौन सा? समुद्रगुप्त। यानी कौन सा गुप्त शासक ऐसा था जो गायक भी और कवि भी था? वो कौन था? समुद्रगुप्त। इसका अपने को वर्णन कहाँ से मिलता है कि एक मुद्रा मिली है सोने की इसके समय की जिसमें इसे दिखाया गया है वीणा वादन करते हुए। और साथ में जो प्रयाग प्रशस्ति है उसके ऊपर इसकी कौन सी उपाधि है? कविराज की। तो ये सिद्ध करता है कि ये गायक भी था और साथ में क्या था? कवि भी था। नेक्स्ट, गुप्त कला कहाँ पाई जाती है? कहाँ पाई गई है? उज्जैन, माहेश्वर, सांची, भोपाल। तो ऑप्शन ए आएगा। यानी गुप्तकालीन कला का जो संकेत है वो अपने को मिलता है कहाँ पर? उज्जैन में मिलता है। कहाँ मिलता है? उज्जैन में। ठीक है ना। उज्जैन कहाँ पे है? एमपी में है। तो इसलिए 33वां जो क्वेश्चन है उसका आंसर कौन सा होगा? ए होगा, उज्जैन। और यहीं पर पाई जाती है गुप्त कला। यानी गुप्त कला का जो सबसे
महत्वपूर्ण संकेत है वो कहाँ पे मिलेगा? उज्जैन में। अब अगला क्वेश्चन है, फाहियान किसके काल में भारत आया था? पहला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त प्रथम के समय में, दूसरा है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, तीसरा है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, चौथा है हर्ष के समय में। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो फाहियान है ये भारत में आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। ये मैंने आपको बता ही दिया था कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था और ये भारत में कब से कब तक रहा था? 399 से लेकर 414 तक। भारत यात्रा का वर्णन इसने फाकोकी में किया था, लेकिन इसने चंद्रगुप्त द्वितीय का इस पुस्तक में कोई वर्णन नहीं किया। यानी चंद्रगुप्त द्वितीय का इस पुस्तक में कोई वर्णन नहीं मिलता है, किसमें? फाकोकी में। लेकिन सीधा पूछा जाए आपसे भी किसके समय आया तो यही बताएंगे, चाहे वर्णन नहीं किया हो, लेकिन आया किसके समय था? ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। इसलिए 34वें क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा? सी होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। यानी फाहियान किसके काल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में फाहियान भारत आया था। ठीक है, तो इसलिए 34वें क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा? सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का जो नेपोलियन है वो किसे कहा जाता है? ऑप्शन कौन से हैं? समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त और चंद्रगुप्त प्रथम। तो याद रखना है कि जो समुद्रगुप्त है उसकी विजयों से प्रेरित होकर जो अंग्रेज इतिहासकार था जिसका नाम था स्मिथ। क्या नाम था? स्मिथ। ये अंग्रेज इतिहासकार था और उसने जो समुद्रगुप्त है उसे कहा था भारत का नेपोलियन। यानी भारत का नेपोलियन किसे कहा गया था? समुद्रगुप्त को कहा गया था। और किसने कहा था? विंसेंट स्मिथ ने। तो इसलिए 35वें क्वेश्चन का आंसर कौन सा आएगा? ए, समुद्रगुप्त। यानी समुद्रगुप्त की जो विजय थी ना उससे प्रेरित होकर के, जो समुद्रगुप्त की विजय थी उससे प्रेरित होकर के जो स्मिथ है, विंसेंट स्मिथ, जो कि एक प्रकार से अंग्रेज इतिहासकार था, उसने जो समुद्रगुप्त है उसे कहा था भारत का नेपोलियन। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? फिर समुद्रगुप्त होगा, क्योंकि काफी ताकतवर शासक था और इसने एक प्रकार से पूरे भारतीय क्षेत्र पर अधिग्रहण स्थापित कर लिया था। यानी पूरे भारतीय क्षेत्र पर अधिग्रहण स्थापित करने के कारण जब इसके बारे में प्रयाग प्रशस्ति में पढ़ा गया, मतलब प्रयाग प्रशस्ति में से क्या कहा गया था? 100 युद्धों का विजेता कहा गया था। तो इसके बाद में जो अंग्रेज इतिहासकार है उन्होंने भी मान लिया कि एक प्रकार से कहा जाए तो भारत में एक ताकतवर सम्राट के रूप में स्थापित था। कौन? समुद्रगुप्त। इसीलिए भारत का नेपोलियन कहा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और मेरा कोड यूज कीजिए TPS10, जिसके कारण आपको मिलेगा किसी भी कोर्स पर 10% ऑफ। ठीक है, तो इस वीडियो को आप प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। ठीक है, दिस इज योर अनअकैडमी, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।